जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्यालयपुर में, जिसमें आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए एमपी टेट जो वर्ग 3 की अभी वैकेंसी निकली है, न्यू वैकेंसी, उसके लिए हिंदी की क्लास। और ये आज हिंदी की हमारी 4th नंबर की क्लास है। इससे पहले हमने आपकी 3 क्लासेस ले चुके हैं और इसमें हमने व्याकरण का परिचय, व्याकरण में जो स्वर और व्यंजन हैं वो पढ़ाए थे, और व्याकरण के ये जो शब्द का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। और आज हमारा जो है व्याकरण में शब्द का दूसरा पार्ट जो है आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप जल्दी से क्लास को सबसे पहले तो क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर कोई न्यू मैम सर या स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं तो हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरीके से अब हम आपके लिए जो एमपी टेट जो प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2024 है, उसके लिए अब आपके लिए ईबीएस की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। तो बहुत जल्द आपके लिए 1-2 दिन में आपके लिए ईबीएस की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। और हिंदी की आपकी चल ही रही है, हम आपको पूरा सिलेबस कराएंगे। ये क्लासेस कब तक चलेंगी? जब तक आपके एग्ज़ाम ना हो जाए, और एग्ज़ाम होगा तब तक ये क्लासेस चलती रहेंगी। अभी हम पहले थ्योरिकल क्लास लेंगे, फिर उसके बाद हम इन्हीं के एमसीक्यूज़ भी कराएंगे। तो आपका जो भी पूरा रहेगा सिलेबस वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा विद एमसीक्यू। और आप चाहें तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। एक एक टॉपिक को हम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, हर एक टॉपिक में कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो आप चाहें तो अपने अच्छे से नोट्स बना सकते हैं हिंदी के। और अगर आपको हमारी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं अगर आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो। क्योंकि हमारी क्लास होने के बाद हम इस पे हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पे हम रोज़ की क्लास की पीडीएफ डाल देते हैं, तो आप वहाँ से जाकर इस क्लास की पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। और आज की क्लास हम स्टार्ट करें उससे पहले आई होप आपने लाइक कर दिया होगा क्लास को और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया होगा। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को आपने सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए तो चलते हैं, आज की हम क्लास स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, ताकि आज की क्लास से अगर हमारे साथ कोई भी स्टूडेंट, मैम सर कोई भी जुड़े हुए हैं जो कि वर्ग 3 की एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनको हम एक बार रिव्यू दे देते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। और अब हम, ताकि उनको जो हम अब क्लास जो लेंगे तो वो उसकी उससे और पिछली क्लास से अपने आप को कनेक्ट कर सकें, ताकि उनको थोड़ा सा जो है आज की क्लास में समझ आए। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था व्याकरण में, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, व्याकरण। और व्याकरण में हमने पढ़ा था सबसे पहले अक्षर ध्वनि, है ना। क्या पढ़ा था? अक्षर या ध्वनि, है ना। इसमें हमने पढ़ा पहले अक्षर या फिर ध्वनि पढ़ा था, ठीक है। एक सेकेंड, अक्षर या ध्वनि, ठीक है। फिर हमने दूसरी क्लास में क्या पढ़ा था, अक्षर क्या होते हैं, तो जो भाषा का मौखिक रूप होता है उसको हम अक्षर या ध्वनि कहते हैं। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा वर्ण, ठीक है। तो वर्ण क्या होते हैं, जब अक्षर को या ध्वनि को हम लिख देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वर्ण हो जाते हैं। और वर्ण जो रहते हैं जैसे कि छोटा आ, बड़ा आ, या फिर का, खा, गा, ये सब सारे क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। और हर एक वर्ण किससे मिलकर बना होता है, तो स्वर से मिलकर बना होता है। फिर इसके बाद हमने नेक्स्ट क्लास, अभी जो लास्ट क्लास हमने किसकी देखी थी, तो शब्द की देखी थी। और शब्द का पहला पार्ट देख लिया था, शब्द क्या होते हैं। तो एक बार हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि हमने शब्द में क्या पढ़ा था।
तो वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। और शब्द कैसा होता है, स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह होता है ना। जैसे कि कोई भी पानी, कमल, पुस्तक, कुछ भी लिखते हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो हम उनको पद कहने लगते हैं। जब शब्द को वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो क्या कहलाने लगते हैं, ये बाकी मतलब कि पद कहलाने लगते हैं। और ये जो पद होते हैं वो सारे क्या कहलाएंगे, तो फिर उसके बाद मतलब एक वाक्य बना लेते हैं। तो वाक्य, तो शब्द के आगे फिर क्या होता है, तो शब्द से मिलकर क्या बना होता है, वाक्य बना होता है। तो हम आगे की जो क्लास रहेगी उसमें हम वाक्य ही पढ़ेंगे। तो फिर हमने देखा था शब्दों को हमने कितने प्रकार से वर्गीकृत किया था, तो शब्दों को हमने 6 प्रकार से वर्गीकृत किया था। कितने प्रकार से किया था, 6 प्रकार से हमने वर्गीकृत किया था। जिसमें कि रचना के आधार पर, है ना, स्रोत के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, व्याकरण के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और मतलब कि इस तरीके से मौखिक के आधार पर, इस तरीके से हमने 6 प्रकार से इसको शब्द को क्या किया था, वर्गीकृत किया था। और लास्ट क्लास में हमने कौन से प्रकार का पढ़ा, तो व्याकरणीय प्रकार का पढ़ा था हमने, है ना। व्याकरण के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो व्याकरण के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। एक कौन सा होता है, तो विकारी शब्द होता है, और एक कौन सा होता है, अविकारी शब्द होता है ना। तो हमने ये क्या पढ़े थे, हमने व्याकरण के आधार पर, व्याकरण के आधार पर कितने प्रकार के थे, तो 2 प्रकार के थे। कौन कौन से, एक थे कौन सा, विकारी शब्द, और एक कौन सा था, अविकारी शब्द। कौन सा था, अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द कौन से होते हैं, तो विकारी शब्द वे जिन शब्दों का प्रयोग होने पर किसी वाक्य में अगर प्रयोग हो रहे हैं और उनसे अगर उस वाक्य में लिंग, वचन या कारक के कारण क्या हो जाता है, कोई परिवर्तन आ जाता है या फिर विकार उत्पन्न हो जाता है, उसको हम क्या कह देते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। और जबकि जैसे कि विकारी शब्द भी कितने प्रकार के थे, तो विकारी शब्द भी हमने देखा था, इसको भी 3-4 प्रकार से बांटा गया था। कौन कौन से, तो एक संज्ञा के आधार पर विकारी शब्द, है ना, और एक सर्वनाम के आधार पर विकारी शब्द, ठीक है। फिर उसके बाद एक हमने देखा था किसके, विशेषण के आधार पर विकारी शब्द, ठीक है। और एक किसके आधार पर, क्रिया के आधार पर विकारी शब्द। तो 3 प्रकार से हमने देखा था। ये जो विकारी शब्द होते हैं कितने, तो 4 प्रकार के होते हैं। एक संज्ञा के आधार पर, जैसे बालक, बालिका वगैरह। सर्वनाम में वह, वे, उनका, उन्होंने, इस टाइप से जाएंगे। क्रिया में जैसे कि क्रिया में क्या होती है, कोई भी क्रिया हो रहा है, खाता, गाता, नहाता, इस टाइप से। और विशेषण में उसकी विशेषता बताई जाती है। फिर वहीं हम दूसरा क्या पढ़ा था, तो अविकारी शब्द पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द किसको कहा गया, तो ऐसे शब्द जिनका वाक्य में अगर प्रयोग कर रहे हैं तो उससे मतलब कि लिंग, वचन, कारक के इनके कारण क्या होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इसको हम क्या बोल रहे थे, अविकारी शब्द बोला था। फिर अविकारी शब्द भी 4 प्रकार से दिया गया था। तो अविकारी शब्द में भी 4 प्रकार थे। कौन सा, एक तो था क्रिया विशेषण के आधार पर, ठीक है, क्रिया विशेषण के आधार पर। फिर दूसरा क्या था, संबंध बोधक वाचक, संबंध बोधक, ठीक है। फिर उसके बाद एक और क्या था, तो इसके बाद समुच्चय बोधक था, एक समुच्चय बोधक। फिर एक और कौन सा था, तो एक और था विस्मय, है ना, एक कौन सा था, विस्मय आदि, ठीक है, विस्मय आदि बोधक। अब ये जो थे हमने कल की क्लास में पढ़ लिए थे।
अब हम जो पढ़ेंगे इसके आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो थे वो कल का पढ़ लिया था हमने, और अब हम जो पढ़ेंगे इसके आगे का पढ़ेंगे। ये सारे हो चुके थे हमारे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा और आपने इसको नोट डाउन कल की क्लास में कर लिया होगा। तो चलिए आज की हमारी अब हम क्लास स्टार्ट कर देते हैं। और आज की क्लास में अब सबसे पहला क्या आ गया था, व्याकरणीय प्रकार के आधार पर आ गया था। अब हम दूसरा प्रकार देखते हैं, दूसरा आधार देखते हैं जिसके आधार पर शब्दों को बांटा गया है। तो दूसरा आधार कौन सा है हमारा, मौखिक आधार। कौन सा है, मौखिक, मुख्य या फिर मौलिक आधार, ठीक है। मुख्य या फिर मौलिक आधार पर शब्दों को दो प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार से बांटा गया है, दो प्रकार से बांटा गया है। अच्छा, अभी लास्ट टाइम हमने व्याकरणीय आधार पे देखा तो कितने प्रकार से बांटा गया था, उसमें भी दो था। एक कौन सा था, एक था विकारी और एक था अविकारी। अब हम कौन सी पढ़ रहे हैं, मौखिक तरीके से, मौलिक आधार पर। तो इसमें भी दो प्रकार का होता है। एक कौन सा होता है, सार्थक शब्द, और एक कौन सा होता है, निरर्थक शब्द। कौन सा होता है, एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं सार्थक शब्द क्या होते हैं। तो सार्थक शब्द किनको बोलेंगे, जिन शब्दों का कोई भी सही अर्थ हो उन्हें हम क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। मतलब कि ऐसे शब्द जिनका कुछ अर्थ निकले, है ना, निरर्थक ना हो, मतलब जिनका कुछ अर्थ निकलता हो, ऐसे शब्दों को हम सार्थक शब्द कहते हैं। और ये जो सार्थक शब्द होते हैं वो किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है, तो वो मौलिक आधार पर वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। फिर हमने देखा कि निरर्थक शब्द क्या होते हैं। तो निरर्थक शब्द मीन्स होता है जिन शब्दों का प्रयोग हम दैनिक जीवन में अपने बोलचाल में करते हैं, लेकिन वास्तव में उनका कोई क्या अर्थ नहीं होता, है ना। सार्थक शब्द में क्या था कि ऐसे शब्द जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं और उनका कुछ ना कुछ क्या हो, अर्थ हो, उनको हम सार्थक शब्द कह रहे थे। और वहीं अगर हम देखते हैं निरर्थक शब्द क्या होते हैं, तो जिन शब्दों का प्रयोग हम दैनिक जीवन में तो कर रहे हैं, रोज करते हैं, बोलचाल में हम उन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उन शब्दों का प्रयोग करते तो हैं लेकिन उसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। हम डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे वर्ड यूज़ कर लेते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, उन्हीं शब्दों को हम निरर्थक शब्द कहते हैं। तो आपको सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द समझ आए होंगे। और ये किसके आधार पर किए गए थे, तो मुख्य या फिर मौलिक आधार पर शब्दों का वर्गीकरण था। अब अगला हमारा हम देखते हैं कौन सा आधार है। तो अन्य आधार कौन सा है, उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार। अब देखिए उत्पत्ति सबसे पहले कौन सा देखा था हमने, व्याकरणी, जिसमें क्या बताया था, अविकारी और विकारी शब्द बताया था। अब दूसरा हमने देखा था मौलिक आधार पर, जिसमें हमको क्या बताया गया था, तो जिसमें हमको सार्थक और निरर्थक शब्द बोला गया था। अब हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर या रचना के आधार पर। इसको ही रचना के आधार पर भी बोल सकते हैं, ठीक है। उत्पत्ति या फिर रचना के आधार पर हम देखते हैं कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति और रचना के आधार पर शब्द जो हैं चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति या फिर रचना के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। पहला, जैसे कि कौन कौन से होते हैं, तत्सम शब्द होता है, फिर एक तद्भव शब्द होता है, ठीक है। फिर उसके अलावा ये रचना के आधार पर नहीं बोलेंगे इसको, सॉरी, है ना, ये उत्पत्ति के आधार पर है, ठीक है। तो चार प्रकार से हैं, कौन कौन से हैं, तो तत्सम शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं, फिर उसके अलावा कौन से आ जाएंगे, देशज शब्द आ जाएंगे, और एक कौन से आ जाएंगे, विदेशी शब्द, है ना। तो ये सारे, और एक संकर शब्द भी इसी के अंतर्गत आता है। तो अब हम देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को किस प्रकार से बांटा गया है। तो पहला प्रकार हम देखते हैं कौन सा, तत्सम शब्द। कौन से, तत्सम शब्द किसको बोलते हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो तत्सम शब्द जो है वो किस किस से मिलकर बना है, तो तत् प्लस सम,
तत् प्लस सम मिलके क्या बन जाता है, तत्सम बन जाता है। और तत्सम का अर्थ क्या होता है, उनके समान। क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, उनके समान, है ना। इसका अर्थ क्या होता है, उनके समान। तो तत्सम शब्द तत् प्लस सम से मिलकर बना होता है और इसका अर्थ क्या होता है, उनके समान या फिर उससे तात्पर्य है। अब ये संस्कृत में होता है, इसका तात्पर्य क्या होता है, संस्कृत में, इसलिए इसे तत्सम कहते हैं। अब संस्कृत से हिंदी में आए गए शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। जो कहाँ से आए हैं, संस्कृत से आए हैं। संस्कृत से हिंदी में जो शब्द आए हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहा जाता है। अब इन तत्सम शब्द में अगर हम देखें, जिसे तत्सम, अब देखिए तत्सम शब्द में अगर हम देखें तो जैसे कि उदाहरण क्या होगा, अगर हम जैसे उदाहरण में लिखते हैं, वैसे अगर हम बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, आग बोलते हैं। लेकिन अगर उसको संस्कृत में बोलेंगे तो आग को क्या बोलते हैं, अग्नि। क्या बोलते हैं, आग को अग्नि कहा जाता है ना, किसमें, तो संस्कृत में। फिर जैसे फूल जो होता है उसको संस्कृत में क्या कहा जाता है, तो पुष्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुष्प कहा जाता है। फिर पृथ्वी, है ना, ये सारे शब्द किससे आए हुए हैं, तो ये सारे शब्द संस्कृत से आए हुए हैं, है ना। जैसे सूर्य, हम जैसे सूरज बोल देते हैं तो उसका सही उच्चारण क्या है, संस्कृत में सूर्य है। फिर जैसे हम बोल देते हैं सोना, तो जिसको संस्कृत में क्या बोल देंगे, स्वर्ण। तो ये सारे जो शब्द हैं, ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं, है ना। तो ऐसे शब्द जो कि संस्कृत से आए हैं और संस्कृत से हिंदी में आए हैं, उन्हीं शब्दों को हम क्या बोल देते हैं, तत्सम शब्द बोलते हैं, है ना। तो जैसे कि हम अभी अगर हिंदी में आग बोलें लेकिन संस्कृत में इसको अग्नि, जैसे शुद्ध जो नाम होते हैं ना, पुष्प, पृथ्वी, सूर्य, स्वर्ण, ये सारे किसके अंतर्गत आ जाते हैं, तत्सम शब्द के अंतर्गत आते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फिर हम दूसरा प्रकार देख लेते हैं। तो दूसरा प्रकार हमारा क्या है, तो दूसरा प्रकार है तद्भव शब्द। कौन से, तो तद्भव शब्द हमारे जो है वो दूसरा प्रकार है। अब देखते हैं तद्भव शब्द क्या होते हैं। तो जो तद्भव शब्द होते हैं, तद्भव का अर्थ क्या होता है, उससे उत्पन्न, है ना। तद्भव का अर्थ क्या होता है, पहले तो अर्थ लिख लेते हैं हम कि तद्भव का अर्थ क्या होता है। तद्भव का अर्थ है उससे उत्पन्न, ठीक है। तद्भव का अर्थ क्या है, तो उससे उत्पन्न इसका अर्थ है। अब ये जो तद्भव होता है, संस्कृत के वे शब्द होते हैं जो कि हिंदी में परिवर्तित होकर प्रचलित है ना। कि मतलब कि जो संस्कृत से तो आए हैं लेकिन उनका है ना हिंदी, मतलब हिंदी में परिवर्तित रूप में ही वो क्या है, प्रचलित हैं। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, तद्भव शब्द बोलते हैं। मतलब कि अगर हम बोलें तो संस्कृत में वे मूल शब्द जिनके रूप में हिंदी में आकर बदल गए, है ना, जिसके रूप क्या हो गए, हिंदी में आके बदल जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द बोलते हैं। क्या बोला जाता है, उनको तद्भव शब्द बोला जाता है। अब जैसे कि हम आपको इसके उदाहरण बताएं, तो उदाहरण में जैसे कि आपके लिए हम लिख देते हैं यहाँ पर, जैसे अब देखिए, जैसे कि एक साइड हम तत्सम लिख देते हैं, फिर एक साइड तद्भव, तो जिससे आपको समझ आए, है ना। देखिए थोड़ा सा हम इसको देखिए क्या है, इधर तत्सम लिख देते हैं, ठीक है, और इधर क्या लिख देते हैं, तद्भव लिख देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या तत्सम क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं, और अभी है ना क्या कहते हैं, तद्भव क्या होते हैं, जो कि संस्कृत के शब्दों को हम हिंदी में चेंज करते हैं, तो उसको हम तद्भव। जैसे कि देखते हैं, अगर हिंदी जो संस्कृत में अक्षी किसको कहा जाता है,
अक्षी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन उसी शब्द को हम अब हिंदी में क्या बोलते हैं, आँख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आँख बोलते हैं। तो मतलब संस्कृत में अक्षी बोला जाता है और अब हमने उसका बदल के रूप क्या कर दिया है, आँख कर दिया है। तो अक्षी क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा, जबकि अब जो प्रचलित हम हिंदी में शब्द बोलते रहते हैं वो क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द कहलाएगा। उसी तरीके से अगर हम बताएं आपको, अग्नि, अग्नि क्या है, एक तत्सम शब्द है। अब उसी का तद्भव अगर देखें तो क्या आ जाएगा, आग, ठीक है। इसका तद्भव रूप क्या आ जाएगा, आग आ जाएगा। फिर उसी के बाद अगर हम देखें तो जैसे कि ओष्ठ है ना, ओष्ठ, तो उसी को हम अब हिंदी में क्या कहने लगे हैं, ओठ, है ना। ये मतलब ये जो शब्द होते हैं ये क्या होते हैं, तत्सम से तद्भव में आए हैं और इसको आजकल ये बोलचाल में प्रचलित है। तो इसी को तत्सम या फिर तद्भव शब्द कहा जाता है। तो पहला क्या था, तत्सम शब्द था पहला प्रकार, जो कि उत्पत्ति के आधार पर। फिर दूसरा क्या था, तद्भव शब्द था। अब हम देखते हैं तीसरा प्रकार, देशज शब्द। कौन से होते हैं, देशज शब्द, ठीक है। अब देखिए ये जो तीसरा प्रकार कौन सा है, देशज शब्द है। देशज शब्द जो है, देश जो अगर हम देखें तो देशज शब्द जो है वो देश प्लस जा फोर होता है जन्म, है ना। जो तो किससे मिलके बना है देशज शब्द, देखिए देशज शब्द किससे मिलके बना है, तो देशज शब्द मिला है देश प्लस जा, है ना। देश प्लस जा से मिलके क्या बना है, देशज शब्द बना है। और इसका मतलब क्या हो कि देश में जन्मा, देश में जन्मा। अब ये जो लाइन हमने लिखी है देश में जन्मा, उससे आपको इसकी पूरी परिभाषा समझ आ गई होगी कि जिन शब्दों की उत्पत्ति भारत में क्षेत्रीय भाषाओं से हुई है, मतलब कि जिन शब्दों की उत्पत्ति भारत में वहीं का जो एक क्षेत्र है, लोकल एरिया होता है, वहीं से भाषाओं में मतलब कि बने हुए जो शब्द हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं या फिर देसी शब्द कहते हैं। अब जैसे कि बहुत सारे देशज या देसी शब्द होते हैं जो कि किसी लैंग्वेज में नहीं है, ये एक क्षेत्रीय भाषा से लिए मतलब कि से उपयोग होने वाले क्या हैं, शब्द हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम उदाहरण के लिए देखें तो जैसे उदाहरण में कि जैसे पगड़ी जो शब्द है वो किसी भी भाषा का शब्द नहीं है, ये एक क्या है, देसी शब्द है, क्षेत्रीय शब्द है। फिर जैसे किया जाएगा लोटा, ठीक है। फिर इसके अलावा देखें तो झोला, है ना। ये सारे शब्द क्या है, तो ये वाले सारे शब्द क्या हैं, देशज शब्द हैं। कौन से शब्द हैं, देशज शब्द हैं। तो जिन शब्दों की उत्पत्ति भारत के क्षेत्रीय भाषाओं से हुई है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, देशज या फिर देशी शब्द कहते हैं, है ना। और देशज का अगर हम संधि विग्रह करें तो कैसा जाएगा, देश प्लस जा, है ना, देश प्लस जा। तो मतलब कि देश प्लस जा मतलब देश से जन्मा, जा किसी के पीछे अगर लग रहा है उपसर्ग की तरह तो उसका मीन्स होता है जन्मा। तो देश प्लस जा, तो ये क्या हो जाएगा, देश में जन्मा। तो ऐसे शब्द जो देश के किसी भी क्षेत्रीय भाषाओं से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी उत्पत्ति हुई है, उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा चौथा नंबर का। तो चौथा नंबर का क्या है, तो चौथे नंबर का जो प्रकार है वो कौन सा प्रकार है, विदेशज शब्द। कौन सा है, चौथे नंबर का विदेशज शब्द है। अब ये जो विदेशज शब्द क्या है,
जो विदेश से आया है। किससे आया है? तो विदेश से आया है। अब इसका देखना अर्थ क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम इसका अर्थ देख लेते हैं कि अर्थ क्या है इसका। ठीक है, देखिए अगर हम इसका अर्थ देखें तो अर्थ क्या हो जाएगा विदेश शब्द का, कि इसका अर्थ होता है आगत। विदेशी मीन्स क्या है? आगत। ठीक है, आगत का अर्थ है आया हुआ, है ना। आगत मीन्स क्या है? आया हुआ। आगत शब्द वे शब्द होते हैं जो दूसरी भाषाओं से आए हुए होते हैं ना। तो विदेशी मीन्स क्या होता है? विदेशी मतलब होता है आगत। 1 सेकेंड रुकिए। देखिए विदेशी शब्द मीन्स क्या होता है? आगत। ठीक है, अब देखिए आगत का मतलब क्या होता है? आया हुआ। ठीक है, विदेश मतलब इसका शब्द का मीन्स क्या होता है? आया हुआ। तो आगत शब्द वे शब्द होते हैं जो कि दूसरी भाषा से हिंदी में आए हैं, है ना। विदेशी शब्द को ही आगत शब्द भी कहते हैं। और ऐसे शब्द जो कि दूसरी भाषा से कहाँ पर आए हैं? हिंदी भाषा में आए हैं, उनको हम क्या कह देते हैं? तो उनको विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कि अन्य देशों से बोला जाए, अन्य देशों के भाषाओं से आए हुए शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं, है ना। कौन से शब्द कहलाएंगे? विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब देखिए अगर हम आपको बताएं कि इसमें हम देखिए कुछ शब्द ऐसे बताते हैं किस किस कोई जगह किसी किसी जगह से अलग अलग से आए हैं और आप उनका डेली यूज़ करते हैं और आप उसको हिंदी का ही शब्द समझते हैं, जबकि वो हिंदी के शब्द नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अरबी शब्द हम आपको बताते हैं जिसका आप रोज़ यूज़ कर रहे हैं, रोज़ इन शब्दों को बोलते हैं, लेकिन आपको नहीं पता ये अरबी भाषा के शब्द हैं। जैसे कि अखबार। अखबार एक क्या है? अरबी शब्द है। कौन सा है? अखबार जो है एक अरबी शब्द है, अखबार। ठीक है, इसके अलावा अगर हम आपको बताएं अखबार के अलावा तो अदालत। कौन सा? अदालत। ठीक है, अदालत शब्द एक क्या है? अरबी शब्द है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो इंसाफ, है ना, ये क्या है? एक अरबी शब्द है। तो ये जो देखिए आप है ना अक्सर रोज बोलते होंगे अखबार, अदालत, इंसाफ, ये सारे हिंदी शब्द नहीं हैं, जबकि ये कौन से शब्द हैं? तो ये एक अरबी शब्द हैं। कौन से शब्द हैं? अरबी। अगर उसी तरीके से देखिए अभी और बताएं हम आपको, तो जैसे फारसी शब्द, फारसी शब्द कौन कौन से हैं? तो फारसी शब्द में जैसे आ जाएगा आदमी। ये तो हमारी हिंदी की बुक में भी लिखे रहते हैं, जबकि ये हिंदी वर्ड नहीं है, ये हिंदी का शब्द नहीं है, ये कहाँ का है? फारसी शब्द है। वहीं देखेंगे जैसे कि आसमान, ये आसमान कहाँ का है? तो फारसी शब्द है। फिर उसके बाद अगर हम देखें आसमान के बाद जैसे कि कमरा, है ना, हम तो ये शब्द तो यूज़ ही करते हैं रोज, कमरा। तो ये भी क्या जाएगा हमारा? तो ये भी एक क्या है? फारसी शब्द है। क्या है ये? फारसी शब्द है। उसी तरीके से तुर्की में जैसे कुर्ता, कैंची, कुली, चाकू, ये शब्द जो हैं वो तुर्की शब्द है। अंग्रेजी में जैसे अपील, इंजन, कंपनी, कमीशन, ये सारे शब्द किससे रिलेट आ जाते हैं? तो ये सारे के सारे किससे आ जाएंगे? तो इंग्लिश मतलब अंग्रेजी शब्द आ जाएंगे। जैसे कि आलपिन हम बोलते हैं, ये पुर्तगाली शब्द है। इस्पात जो बोलते हैं, गमला बोलते हैं, गमला, है ना, जिसमें पेड़ पौधे लगाते हैं, ये शब्द कहाँ का है? तो पुर्तगाली शब्द है। तो आप देखिए कि आप इन शब्दों का रोज उपयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, और ये शब्द जो है वो हिंदी के हैं ही नहीं है, ये अलग अलग भाषाओं से आए हुए शब्द हैं, और इन्हीं भाषा के आए हुए शब्दों को ही हम विदेशज शब्द कह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसके अलावा हम आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगला। अगला है संकर।
संकर शब्द कौन से होते हैं? तो संकर शब्द मीन्स होता है कि जो दो भाषाओं के शब्दों के योग से बने होते हैं, दो अलग अलग भाषाओं के शब्द आए हैं और उनसे मिलकर बने होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। अब संकर शब्द में जैसे बोल सकते दो विभिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्द को हम संकर शब्द बोलेंगे। अब इसमें जैसे कि उदाहरण, अगर आपको इसके उदाहरण पता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा जल्दी से, है ना। आप बताइएगा कि इसके अगर आपको कोई भी इसका एग्जाम्पल पता है तो आप ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आप जब है ना क्लास में लिखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते हैं किसी चीज़ का, तो आपको वो आंसर जो रहता है वो बहुत दिन तक याद रहता है, बहुत आपकी मतलब कि एक प्रकार से वो मेमोरी में बैठ जाता है। और ऐसे शब्दों को मतलब अगर आपको याद करना है तो आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, ठीक है। तो हम देखिए, अब हम बताते हैं आपको इसके उदाहरण क्या क्या हैं। तो जैसे कि आपने देखे होंगे रेलगाड़ी, है ना, एक शब्द सुना होगा रेलगाड़ी, जिसमें ज़्यादातर सभी लोग बैठे भी होंगे, कहीं कहीं सफ़र करते हैं तो सबसे अच्छा जो होता है सफ़र रेलगाड़ी का ही होता है, उसमें सोने को भी मिल जाता है। तो अब देखिए रेलगाड़ी एक क्या है, दो अलग अलग भाषाओं का मेल है। इसमें से जो रेल है, ये रेल शब्द जो है वो किस भाषा से आया हुआ है? तो अंग्रेजी भाषा से आया है, ठीक है। रेलगाड़ी में से रेल क्या है? अंग्रेजी भाषा से आया हुआ शब्द है। फिर वहीं अगर हम देखें गाड़ी, ठीक है, तो गाड़ी शब्द कहाँ किस भाषा का है? तो गाड़ी शब्द जो है वो हिंदी भाषा का है। तो देखिए हिंदी और इंग्लिश के दो शब्द आपस में मिले और एक तीसरा नया शब्द बना लिया। क्या बना लिया? रेलगाड़ी। तो ये जो रेलगाड़ी शब्द है ये क्या है? एक संकर शब्द है। अच्छा, उसी के अलावा देखिए एक है पानदान, है ना। पानदान देखा होगा, हर एक घर में रखा रहता है, जिसमें भी तंबाकू जहाँ भी खाते होंगे वहाँ पानदान जरूर होता होगा। तो पानदान में से जैसे कि पान जो है एक क्या है? हिंदी शब्द है, ठीक है। फिर वहीं पर अगर दान शब्द देखें, दान, ठीक है, दान शब्द क्या है? तो दान एक फारसी शब्द है। तो दोनों को मिला के देखिए, हिंदी और फारसी को मिला के उन्होंने एक नया शब्द बना लिया, कौन सा? पानदान। तो आप देख सकते हैं संकर शब्द क्या होते हैं। तो दो अलग अलग भाषाओं में से बने हुए मतलब कि अलग अलग भाषाओं के शब्द के योग से बना हुआ जो शब्द होता है वो क्या कहलाता है? संकर शब्द कहलाता है। आई होप आपको ये जो है आधार पर, ये हमने किस आधार पे पढ़े हैं? तो ये हमने पढ़े हैं अभी किस आधार पर पढ़ रहे हैं? तो हम पढ़ रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर। किस आधार पे पढ़ रहे हैं? उत्पत्ति के। तो उत्पत्ति के आधार पे हमने 5 देखे, कौन कौन से? तो तत्सम देखा हमने, फिर तद्भव देखा, इसके बाद हमने देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। ये 5 शब्द जो हैं वो किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। अब हम देखते हैं हमारा अगला आधार देखते हैं रचना के आधार पर। किसके आधार पर? रचना के आधार पर देखते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं शब्द, ठीक है। अब रचना के आधार पर देखें उससे पहले आप जल्दी से क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, और क्लास को अभी तक अगर शेयर नहीं करा है तो जल्दी से आप क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर कोई न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अब रचना के आधार पर देखते हैं। किसके आधार पर देखते हैं? रचना के आधार पर, ठीक है। देखिए रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। देखिए बनावट या फिर रचना के आधार पर शब्दों को तीन आधार मतलब रूपों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से 3 रूप हैं? एक है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द को हम मूल शब्द भी कहते हैं। रूढ़ शब्द को क्या कहते हैं? मूल शब्द भी कहते हैं। फिर एक प्रकार है यौगिक शब्द, और इसके अलावा एक है कौन सा? योग रूढ़ शब्द। तो अब ये 3 प्रकार से बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जो है
रूढ़ शब्द को ही क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द का अन्य नाम क्या है, तो हम लिख देते हैं मूल शब्द भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, मूल शब्द भी बोलते हैं। ठीक है, तो मूल शब्द को हम मतलब रूढ़ शब्द को हम मूल शब्द भी बोलते हैं। अब देखिए रूढ़ शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिनकी रचना विभिन्न शब्दों से नहीं बल्कि अक्षरों से होती है। किसे, मतलब ये ऐसे शब्द जिनकी रचना अलग अलग शब्दों से नहीं होती बल्कि अक्षरों से होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहा जाता है उनको, रूढ़ शब्द कहा जाता है। अगर हम दूसरे वे में बताएं तो ऐसे शब्द जो शब्द किसी अन्य शब्द या फिर शब्दांश के योग से बने हों, उन्हें हम क्या बोल देंगे, मूल शब्द कह देते हैं, है ना। और ये जो शब्द होते हैं, जैसे कि उदाहरण में अगर हम इनके उदाहरण देखें तो उदाहरण में क्या किया जाएगा, तो उदाहरण में क्या, जैसे कि पुस्तक, पुस्तक, पानी, हाथ, है ना, ये सारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे, तो ये मूल शब्द, है ना, रूढ़ शब्द के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ऐसे शब्द जिनकी रचना विभिन्न शब्दों से नहीं बल्कि किससे होती है, अक्षरों से होती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। मतलब कि शब्द या फिर शब्दांश के योग से होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, मूल शब्द या रूढ़ शब्द कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि दूसरा क्या है, यौगिक शब्द। कौन सा है, यौगिक। अच्छा, नाम से उसके पता चल रहा है यौगिक। तो यौगिक क्या होगा, तो मतलब कि दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने जो सार्थक शब्द होते हैं, है ना। क्या बोल रहे हैं, दो या दो से अधिक अनेक शब्दों के योग से बने शब्दों को हम क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। और मतलब कि ये जो मतलब दो या दो से अधिक शब्दों के योग जो बन रहा है, उनसे एक सार्थक शब्द बनता है और उसी शब्द को हम क्या कह देते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। इनके खंड सार्थक होते हैं, है ना। इनको अगर हम जैसे कि तोड़ेंगे भी ना तो भी वो कैसे होंगे, सार्थक शब्द होंगे। और सार्थक अभी हमने पढ़ा है कि ऐसे शब्द जिनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता होता है, उसको ही हम सार्थक शब्द कहते हैं। अब देखिए हम इसमें आपको उदाहरण बताएं, तो उदाहरण में जैसे कि मतलब क्या बोला है, दो या दो से अधिक शब्द। तो जैसे कि एक शब्द हमारे पास क्या है, सेना, और दूसरा क्या, पति। ठीक है, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, सेनापति। क्या बन जाएगा, सेनापति बन जाएगा। अब देखिए ये जो सेनापति हमने एक शब्द लिखा है, तो ये क्या हो गया, दोनों से मिलकर बना है तो यौगिक शब्द कहलाया। अब देखिए इसको भी हम अगर सेनापति को हमने तोड़ा किस किस में, तो इधर टूटा किस में, सेना में, तो सेना का भी एक क्या होता है, अर्थ निकलता है। वहीं पर दूसरा शब्द क्या निकला है, पति, तो पति का भी अर्थ निकलता है। तो मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जब भी यौगिक शब्द को आप अगर तोड़ते हैं तो उससे जो बनता है नया शब्द, मतलब कि दोनों टूटने पर जो अलग अलग शब्द होते हैं उनका भी मतलब निकलता है, उनके भी अर्थ होते हैं। जैसे कि एक और अगर हम लिखें तो जैसे कि क्या, रसोई घर, है ना, क्या जाएगा, रसोई प्लस घर, रसोई प्लस घर क्या हो जाएगा, तो रसोई घर। ठीक है, रसोई प्लस घर क्या हो जाएगा, रसोई घर। अब यहाँ पर हम देखें तो देखिए रसोई का मीनिंग भी पता है, ठीक है, अर्थ होता है, और घर का भी अर्थ होता है, तो उसका दोनों का मतलब निकल रहा है। तो ये सारे ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। कौन से शब्द कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं, कि जिनको तोड़ने के बाद भी उनके सार्थक जो है खंड जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं, सार्थक होते हैं। ठीक है, उसको हम यौगिक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब यौगिक रूढ़ शब्द क्या होते हैं। यौगिक रूढ़ शब्द मतलब कि ऐसे यौगिक
ऐसे यौगिक शब्द जिनकी रचना दो या दो से अधिक शब्दों के योग से होती है, लेकिन योग के बाद इन्हें किसी भी विशेष अर्थ में प्रयोग किया जाता हो। देखें, अब इसमें क्या है, जब यौगिक में सिर्फ क्या था कि दो अलग अलग मतलब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बन रहा था। अब उसमें इसमें क्या है, यौगिक भी है, यौगिक है, आगे यौगिक लिखा तो यौगिक मतलब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर ही बन रहा होगा। फिर उसके बाद रूढ़ भी है, तो मतलब कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने ऐसे शब्द जो कि किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। अगर बोले तो जो यौगिक शब्द एक ही अर्थ में रूढ़ हो, एक ही अर्थ मतलब दोनों को मिलाने के बाद भी दोनों का एक ही मतलब निकल जाए, एक ही शब्द में क्या हो, ये रूढ़ हो, तो अर्थ में रूढ़ हो, तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, रूढ़ यौगिक शब्द कहते हैं। अब देखिए इसके एग्जाम्पल अगर हम आपको बताएं तो एग्जाम्पल में जैसे कि जलज, ठीक है, देखिए हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। इसके एग्जाम्पल उदाहरण क्या है, जलज, ठीक है, जलज। अब देखिए इसको अगर हम अलग करें तो क्या हो जाएगा, ये जल प्लस जा, मतलब जो जल में जन्मा हो उसको हम क्या कहते हैं, जलज कहते हैं। अब जलज में क्या है, ये क्या, जलज मीन्स क्या होगा, जल में जन्मा, तो जल में जन्मा कौन है, तो जल में कौन जन्मा है, कमल, कौन जन्मा है, कमल। तो मतलब कि इससे देखिए आपने इन दोनों को जल और प्लस जा को मिलकर बनाया तो इससे यौगिक बना, और इसमें पूरा क्या निकला, जलज, मतलब जल में जो जन्मा हो, तो जल में कौन जन्मा, कमल, तो कमल इसका क्या हो गया, रूढ़ शब्द हो गया। क्या हो गया, इसका रूढ़ शब्द हो गया। अच्छा, उसी प्रकार से हम देखें, मतलब कि दो शब्दों को आप मिला रहे हैं और उन दोनों शब्दों को मिलाने के बाद तीसरा अर्थ निकल जाए उसका, समझ आ रहा है आपको, दो शब्दों को आपस में मिलाया जा रहा है, उससे तीसरा शब्द मतलब अर्थ निकल रहा हो। जैसे एक और हम आपके लिए उदाहरण में लिख देते हैं, जैसे कि जैसे होता है नीलकंठ, क्या होता है, नीलकंठ, ठीक है। अब देखिए नीलकंठ, अब नीलकंठ किस किस से मिलकर बना है, तो किस किस से मिलकर बना है, तो नील प्लस कंठ, ठीक है, नील प्लस कंठ से मिलके क्या बना है, नीलकंठ बना। अब ये जो है ना नीलकंठ तो बना है, लेकिन हम इसके लिए किस चीज को किन को समझेंगे, तो नीलकंठ किसको कहते हैं, शिव जी को कहते हैं। किसको कहते हैं, तो शिव जी को क्या बोला जाता है, नीलकंठ बोला जाता है। तो ये रूढ़ शब्द कौन आ जाएगा इसमें, शिव जी। तो मतलब दो शब्दों से मिलकर जो बन रहा है यौगिक शब्द, तो उससे अगर किसी तीसरे मतलब एक विशेष अर्थ निकल जाए तो उसको हम क्या बोल देते हैं, यौगिक रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या बोला जाता है उसको, यौगिक रूढ़ शब्द कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं अगला। अब आ जाता है अगला आधार। अगला आधार क्या है हमारे पास, तो अगला आधार है अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। अब हम देखेंगे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अब ये जो अर्थ के आधार पर हैं ये विशेष होते हैं, ये आपके और भी जगह आ जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अर्थ के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के शब्द होते हैं। जैसे पहला होता है एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द, एक होता है वो अनेकार्थी शब्द, फिर पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। तो ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं, अर्थ के आधार पर, ठीक है। इनमें मतलब कि ऐसे शब्द, इनमें क्या होता है, अर्थ निकलता हो। मतलब कि जैसे कि राष्ट्रभाषा की लघुत्तम इकाई होती है। अब प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक अर्थ होता है, तो जिसे हम क्या कहते हैं, मुख्यार्थ कहते हैं। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ अर्थ निकले उस शब्द का, उसी के आधार पर हम शब्दों को क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें एकार्थी शब्द को। किसको पढ़ेंगे हम, एकार्थी शब्द को पढ़ेंगे। अब देखिए
एकार्थी शब्द जो होते हैं मतलब कि जिन शब्दों में अर्थ सभी परिस्थितियों में एक में ही रहते, मतलब एक जैसे ही रहते, कोई भी परिस्थिति आए उन सभी में उसका अर्थ क्या होता है, एक जैसा ही रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एकार्थी शब्द कहते हैं। तो मतलब कि ऐसे शब्द जिनका एक ही मुख्य अर्थ होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, एकार्थी शब्द कहते हैं। अब जैसे कि हम देखते हैं, जैसे एक शब्द लिखते हैं आपके सामने हम, क्या, जैसे कि अपराध। क्या है, अपराध। अब देखिए, आप अपराध कहीं पर भी लिखोगे इसका एक मुख्य अर्थ ही निकलेगा कि इसने कुछ ना कुछ क्या किया है, मतलब कि अपराध किया है इसने, कोई जो है एक प्रकार से बोला जाए तो इसने कोई भी, मतलब उस इस अपराध के लिए इसको कुछ ना कुछ सजा मिलती हो, है ना, गुनाह किया है इसने। तो आप इसको कहीं पे भी लिखेंगे, कहीं पे भी इस शब्द का उपयोग करेंगे, आपको उस जगह पे अपराध का मतलब एक ही निकलेगा कि इसने कुछ ना कुछ गुनाह किया है जिसकी इसको सजा मिलनी चाहिए, है ना। तो जैसे ये शब्द कौन से शब्द होते हैं, एकार्थी, मतलब इनका हमेशा एक ही शब्द निकलेगा। आप किसी भी वाक्य में इसको, किसी भी संदर्भ में इसको क्या कर सकते हैं, प्रयोग करने पर, ठीक है। जैसे कि दूसरा एक शब्द होता है पाप। अब आप पाप को किसी भी संदर्भ में लिखें, इसका मतलब एक ही होगा, पाप किया है इसने, ठीक है। अगर देखें तो एक और शब्द देखते हैं, जैसे कि अहंकार। अहंकार। अब देखिए, अहंकार शब्द को आप चाहे पॉजिटिव वे में लिखें या नेगेटिव वे में लिखें, अहंकार मतलब अहंकार ही होता है, घमंड ही होता है, इसका हमेशा एक ही मतलब निकलेगा, है ना। तो ये ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिसका क्या होता है, एक मुख्य अर्थ होता है ना। क्या होता है, एक मुख्य अर्थ होता है। ये हमेशा क्या करते हैं, एक किसी भी परिस्थिति में ये क्या करेंगे, इसके मतलब सभी परिस्थिति में इनके अर्थ जो रहेंगे वो एक ही रहेंगे। ऐसे ही शब्दों को हम क्या कहते हैं, एकार्थी शब्द कहते हैं। क्या कहा जाता है, एकार्थी शब्द कहा जाता है। अब जैसे कि हम नेक्स्ट देखें, अनेकार्थी शब्द। अब अनेकार्थी शब्द क्या होंगे, तो प्रयोग के अनुसार अलग अलग परिस्थितियों में हम अलग अलग अर्थ देने वाले शब्दों को अनेकार्थी कह देते हैं। अब देखिए, एकार्थी में क्या था कि कोई भी परिस्थिति हो उसमें हमेशा उसका अर्थ क्या निकलेगा, एक जैसा ही निकलेगा। अब वही हम देखते हैं अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, तो अनेकार्थी शब्द परिस्थिति के अनुसार क्या होते जाते हैं, उनका अर्थ बदलता रहता है। जैसी परिस्थिति होती है उस हिसाब से ही उसका जो है अर्थ आ जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक या अनेक शब्द अर्थ हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब जैसे कि देखिए, एक शब्द है, देखिए एक शब्द है क्या, अली। क्या है, एक शब्द है अली, ठीक है। अब देखिए, ये शब्द जो अली है इसके दो अर्थ निकलते हैं। कौन कौन से निकलते हैं, अली के दो शब्द निकलते हैं। एक कौन सा निकलता है, एक अली मतलब होता है सखी। क्या होता है, सखी। ये जो हम शब्द लिखवा रहे हैं, अगर आपके ऑप्शनल जैसे पेपर आता है तो उसमें ये पूछ सकते हैं ये किसका पर्यायवाची है, तो सखी किसका पर्यायवाची है, अली का। और अली को ही क्या कहते हैं, भोरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भोरा भी कहते हैं, ठीक है। जो भोरा भवरा जो रहता है भोरा, उसको भी अली कहते हैं। तो देखिए, आपको यहाँ पे पर्यायवाची मिल जाएंगे। तो अली, देखिए अली एक शब्द है लेकिन इसके अर्थ अलग अलग निकलते हैं, कभी सखी और कभी भोरा, मतलब कि इनके प्रयोग के हिसाब से वो क्या करते होंगे, अलग अलग शब्द मतलब अलग अलग अर्थ देते होंगे, ठीक है। अब जैसे कि एक और है, एक और शब्द लिखते हैं हम, जैसे कि कनक, है ना, कनक। अब कनक का एक अर्थ क्या निकलता है, तो कनक का एक अर्थ निकलता है सोना, है ना। सोना मतलब कि स्वर्ण वाला सोना, ठीक है। ये कौन सा वाला सोना है, स्वर्ण वाला। और एक अर्थ कौन सा निकलता है, जो धतूरा होता है वो,
ठीक है, धतूरा। अब देखिए इसमें जैसे कि ये अर्थ के हिसाब से, जैसे वो है ना, एक कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय जे खाए बोराय बुक पाए बोराय, है ना। तो ये जो है एक कनक मतलब कि कनक कनकते, तो कनक मतलब एक जगह उसका मतलब सोना निकलता है और दूसरी जगह उसका अर्थ क्या निकलता है, धतूरा निकलता है। तो ऐसे ही शब्द जो रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। मतलब कि जिनके क्या होते हैं, जैसे प्रयोग करने पर उनके अर्थ क्या होते जाते हैं, अलग होते हैं, है ना, उनके प्रयोग करने के आधार पर। फिर अगला देखते हैं हम पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची तो आपने बहुत पढ़ रखे होंगे, हमेशा ही आते हैं, है ना। तो पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, मतलब कि इस टाइप के ऐसे शब्द जिनका अर्थ में समानता होती है उन्हें हम क्या कह देते हैं, पर्यायवाची। मतलब अलग अलग शब्द होंगे लेकिन सारे शब्दों का जो अर्थ रहेगा वो एक समान दिखाई देगा हमको, उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, पर्यायवाची बोल देते हैं। जैसे कि समान अर्थ वाले शब्दों को ही पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहा जाता है। अब जैसे कि हम एक शब्द लिखते हैं उदाहरण में, जैसे उदाहरण है जैसे अग्नि। आई थिंक ये नहीं दिखेगा आपको, दूसरा ले लेते हैं। देखिए शब्द है अग्नि, ठीक है। अब अग्नि एक शब्द है। अब इसके है ना, देखना अग्नि कई ऐसे शब्द होंगे जिसका अर्थ अग्नि निकलेगा। जैसे कि हम लिखते हैं आग, तो आग का मतलब भी क्या होता है, अग्नि ही होता है। अगर एक शब्द हम लिखें क्या, अनल, तो अनल का मतलब भी क्या होता है, अग्नि ही होता है। एक शब्द अगर हम लिखें पावक, तो पावक का शब्द भी अर्थ क्या होगा, तो पावक का अर्थ भी क्या होता है, अग्नि ही होता है। मतलब कि अलग अलग शब्द हैं लेकिन अर्थ क्या निकल रहे हैं, सबके समान निकल रहे हैं। तो समान अर्थ वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, समानार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे कि इसमें अश्व, अश्व मतलब घोड़ा होता है ना। अब घोड़े को भी अश्व बोलते हैं। तुरंग मीन्स भी अश्व होता है मीन्स भी अश्व होता है, और बाजी मीन्स भी अश्व होता है। तो ये सारे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, ऐसे शब्द जिनका क्या होता है, अर्थ तो मतलब कि समान अर्थ वाले शब्दों को ही पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, अब दूसरा क्या है, ब्लोम शब्द। तो ब्लोम शब्द मीन्स होता है कि ऐसे शब्द जो कि किसी मतलब ऐसे किसी शब्द से विपरीत अर्थ देते हों, वो उसके क्या कहलाते हैं, ब्लोम शब्द कहलाते हैं। किसी शब्द से विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, ब्लोम शब्द या विपरार्थी शब्द कहा जाता है। अब जैसे कि उदाहरण में हम देखें तो जैसे लिखा है योग्य। अब योग्य, अब इसका विपरीत अर्थ क्या देगा, अयोग्य, है ना। योग मीन्स क्या होता है, आप इसके लायक है, ठीक है। अयोग मतलब आप इसके लायक नहीं हैं, ठीक। अब जैसे कि ये योग मीन्स लायक है और इसका आप इसके लायक नहीं, तो उसने उसका क्या दिया, विपरार्थी शब्द दिया है, मतलब कि विपरीत बोला है। जैसे कि है अल्प आयु, तो अल्पायु, है ना। अल्पायु मीन्स क्या होता है, जिसकी आयु कम हो। फिर उसी का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, दीर्घायु, है ना, जिसका क्या हो जाएगा अर्थ, जिसकी आयु कैसी हो, लंबी हो, ठीक है। अगर एक साइड लिख देते हैं, जैसे हम लिखते हैं पुण्य, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पाप। तो ऐसे शब्द जो कि क्या करते हैं, दूसरे शब्दों का अर्थ मतलब दूसरे शब्दों से जो उनका अर्थ होता है वो कैसा होता है, भिन्न होता है या विपरीत होता है। ऐसे शब्दों को हम क्या कह देते हैं, ब्लोम शब्द कहते हैं। तो हमने अभी देखा किसके आधार पर, तो हमने अर्थ के आधार पर देखा कितने प्रकार के थे। तो ब्लोम शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, एकार्थी शब्द हैं और अनेकार्थी शब्द हैं। अब हम देख लेते हैं बोलचाल के आधार पर। बोलचाल के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बोलचाल के आधार पर, 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए हमने
ये सारा हमारा जो है आज शब्द कंप्लीट कर देंगे हम। तो हमारे बस थोड़ा सा और बचा है, फिर इसके बाद आपका शब्द कंप्लीट हो जाएगा। अब अगली बार हम जो लेकर आएंगे वो कौन सा लेके आएंगे, तो वो वाक्य हमारा टॉपिक रहेगा। कौन सा टॉपिक रहेगा? वाक्य हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो देखिए, बोलचाल के आधार पर शब्दों को 3 प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, पहला कौन सा है? तो जिसको बोलते हैं वाचक या फिर अभिधा शब्द। क्या बोला जाता है? वाचक या फिर अभिधा शब्द बोला जाता है। तो ऐसे मतलब इनको किस आधार पे बांटा गया है? तो इनको किसके आधार पे बांटा गया है? हमारे बोलचाल, है ना, जो हम कुछ कुछ शब्द ऐसे बोलते हैं तो उसके आधार पर। तो देखिए कौन कौन से हैं। तो एक है कौन सा? वाचक या फिर अभिधा शब्द, है ना। वाचक या अभिधा शब्द किसको कहते हैं? जिन शब्दों का अर्थ आसानी से समझा जा सके। वाचक शब्द क्या हो? कि ऐसे शब्द जिनका अर्थ आप आसानी से समझ सकते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? वाचक या फिर अभिधा शब्द कहते हैं। क्या कहा जाता है ऐसे शब्दों को? वाचक शब्द या फिर अभिधा शब्द कहा जाता है। फिर वहीं हम देखें, दूसरा कौन सा है? लक्षण शब्द है। कौन सा? लक्षण शब्द या फिर लक्षणा शब्द। तो जिन शब्दों का अर्थ शाब्दिक ना हो, सांकेतिक हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? लक्षणिक शब्द कहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें दिया था कि ऐसे शब्द जिनका अर्थ हम आसानी से समझ सकते हैं, उसको हम क्या बोल रहे थे? उसको हम बोल रहे थे वाचक शब्द। फिर दूसरा शब्द क्या है? लक्षणिक शब्द। ऐसे शब्द जिसका शाब्दिक अर्थ तो नहीं है, मतलब कि उसको सांकेतिक तौर पर उसका अर्थ निकलता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? लक्षणिक शब्द कहते हैं। क्या कहा जाता है उसको? लक्षणिक शब्द कहा जाता है। जिसका किसके आधार पर? तो सांकेतिक आधार पर उसका अर्थ निकलता हो। फिर इसमें तीसरा क्या है? व्यंजना शब्द है। व्यंजना शब्द क्या है? तो व्यंजना शब्द जिन शब्दों का अर्थ ना तो शाब्दिक हो ना ही लक्षणिक हो, उन्हें हम व्यंजना शब्द कहते हैं। क्या कहा जाता है? ऐसे शब्द जो कि जिनका अर्थ भी नहीं निकल रहा है, जिसको सांकेतिक तरीके से भी नहीं बता पा रहे हैं, उसको हम व्यंजना शब्द कहते हैं। क्या कहा जाता है? उनको व्यंजना शब्द कहा जाता है। और ऐसे शब्द किसी और भाव में कहे जाते हैं और उनका अर्थ कुछ और ही निकलता है। मतलब कि क्या होते हैं? कहने वाला तो किसी और मोटिव से बोलता है, किसी और भाव से बोलता है, लेकिन समझने वाला जो है उसका कुछ और ही अर्थ निकाल लेता है। ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? व्यंजना शब्द कहते हैं। तो हमने लास्ट वाले में अभी क्या पढ़ा कि सबसे पहले हमने देखा इसमें लास्ट क्या था? जो 6th नंबर का आधार था वो था बोलचाल के अर्थों के आधार पर। तो बोलचाल के अर्थों के आधार पर वाचक या अभिधा शब्द क्या थे? ऐसे शब्द होते हैं जिनको आप किसी से बोलते हैं और उसका वो सीधा सीधा मतलब सही निकाल लेता है, तो उसको तो हम क्या बोल देते हैं? वाचक या फिर अभिधा शब्द कह देते हैं। ठीक है। फिर दूसरा शब्द क्या था? लक्षणा। लक्षणा का मतलब है कि ऐसे शब्द जिनका है ना शाब्दिक अर्थ नहीं है, मतलब कि जो आपसे बोला जा रहा है आप उसका मतलब वो नहीं निकालेंगे, लेकिन उससे ही लगभग उसका मतलब निकाल लेते हैं। मतलब एक प्रकार से सांकेतिक तौर पे उसका मतलब आप निकाल लेते हैं। फिर वहीं हमने देखा तीसरा क्या है? तो तीसरा है व्यंजना। व्यंजना में क्या है कि जिन शब्दों का अर्थ हम ना तो शाब्दिक निकाल पाते हैं ना ही लक्षणिक निकाल पाते हैं। मतलब कोई हमसे कुछ बोलता है तो हम जिस भाव से वो हमसे बोल रहे हैं हम उसका वो मतलब ना निकाल के कुछ और ही मतलब निकाल लेते हैं, तो उसी शब्द को हम क्या कहते हैं? व्यंजना शब्द कहते हैं। तो आज के हमारे शब्द वाली जो क्लास थी उसमें पूरे टॉपिक हो चुके हैं। एक बार हम देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने ये पढ़े थे विकारी अविकारी तक कंप्लीट कर लिया था। फिर उसके बाद हमने मौलिक रूप से पढ़ा। मौलिक रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक सार्थक होता है और एक निरर्थक होता है। सार्थक कौन सा? जिसका अर्थ निकल रहा हो। निरर्थक शब्द कौन से? जिसका कोई अर्थ ना निकलता हो। फिर हमने एक और आधार पर पढ़ा था, तो उत्पत्ति के आधार पर 5
प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। एक तत्सम, तत्सम शब्द कौन से? जो संस्कृत के शब्द हैं उनको तत्सम शब्द कहा गया है। फिर तद्भव, तद्भव शब्द कौन से होते हैं? दूसरा कि जो संस्कृत से आए हैं और अब वो है ना क्या कहते हैं, उनको थोड़ा सा बदला हुआ रूप है, जो कि हिंदी में मतलब हिंदी में रूप बदलकर और उसका प्रचलित मतलब वो शब्द प्रचलित है, तो उनको हम क्या कहने लगते हैं? तद्भव शब्द बोलते हैं। फिर हमने तीसरा देखा कि देशज शब्द। देशज शब्द क्या है? जो कि देश में अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं से कुछ ऐसे शब्द निकल आते हैं जो कि किसी भाषा के नहीं होते, एक क्षेत्रीय स्तर पर बोले जाते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द बोलते हैं। फिर विदेशज पढ़ा हमने कि विदेशज शब्द क्या होता है? तो ऐसे शब्द जो कि अन्य देशों की भाषा या अन्य जगहों की भाषाओं से लिए जाते हैं और अपनी भाषा में या फिर बोलचाल में हम उनका प्रयोग करते हैं, उन्हीं को हम विदेशज शब्द बोलते हैं। फिर संकर शब्द, तो संकर शब्द कौन से होते हैं? दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को आपस में जोड़कर एक नया शब्द बना लेते हैं, तो उसको हम संकर शब्द बोलते हैं। फिर हमने देखा, फिर अन्य आधार देखा था। तो अन्य आधार में क्या था? तो अन्य आधार में था रचना के आधार पर। किस आधार पर? रचना के आधार पर भी 3 प्रकार के थे। एक रूढ़ शब्द या मूल शब्द, ऐसे शब्द जो कि है ना क्या कहते हैं, शब्दों से मतलब कि बने किसी भिन्न अलग अलग शब्दों से मिलकर नहीं बने होते हैं, और जो मूल होते हैं तो ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। फिर उसके बाद हमने यौगिक पढ़े कि 2 अलग अलग शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बना लेते हैं, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। फिर उसके बाद हमने तीसरा प्रकार देखा योग रूढ़। यौगिक रूढ़ शब्द मतलब ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हैं और वो जो शब्द बना है वो एक विशेष अर्थ देता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? यौगिक रूढ़ शब्द कहते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के हैं। एक है एकार्थी शब्द, जो कि ऐसे शब्द मतलब जो किसी भी परिस्थिति में प्रयोग किए जाए उनका हमेशा कैसे अर्थ निकलेगा? एक जैसा ही निकलेगा। फिर हमने देखा अनेकार्थी शब्द, ऐसे शब्द जिसके एक मतलब अलग अलग जगह पे प्रयोग होंगे तो उसी शब्द के कई अर्थ निकल जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि पर्यायवाची शब्द, तो ऐसे शब्द जिनका मतलब जिनके समान अर्थ वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कह देते हैं या समानार्थी शब्द कहते हैं। फिर उसके बाद हमने विलोम शब्द देखा कि किसी भी जो शब्द है उसका अगर विपरीत अर्थ देने वाला शब्द हो तो उसे हम क्या कह देते हैं? विलोम शब्द कह देते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा कि बोलचाल के आधार पर 3 प्रकार के हैं। कौन से? वाचक शब्द, जिनका अर्थ हमें आसानी से समझ आ जाता है, वो वाचक शब्द में आते हैं। लाक्षणिक शब्द, ऐसे शब्द जिनका अर्थ तो समझ नहीं आता लेकिन सांकेतिक तौर पे हम उसका अर्थ समझ सकते हैं, उसको हम लाक्षणिक शब्द बोलते हैं। और लास्ट हमने पढ़ा था व्यंजना शब्द, जो कि जिसका अर्थ भी नहीं होता, लाक्षणिक तौर पे भी नहीं समझ सकते, और अगर कोई हमसे उस किसी दूसरे भाव से बोले तो हम उसका अर्थ कुछ दूसरा निकाल कर समझ लेते हैं, तो ऐसे शब्दों को व्यंजना शब्द कहते हैं। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और इसकी हमारी 3 क्लास और हैं, आप जाएं और हमारे प्लेलिस्ट से उन लास्ट जो 3 क्लासेस हमने ली हैं उनको भी ज़रूर देखें। और अगर हमसे कोई आज न्यू सर मैम या कोई भी स्टूडेंट जो हमसे जुड़े हैं, जो वर्ग 3 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जाते जाते क्लास को लाइक करके जाएं। शेयर ज़रूर कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमें थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए कि ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट नोट्स के साथ पीडीएफ्स के साथ आपको अच्छा कंटेंट दे सकें, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में सफल हों। तो आप हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जाते समय आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर जाएं कि आपको क्लास कैसी लगती है, ताकि हम दूसरे दिन और अच्छे उत्साह के साथ आपको क्लास करवा सकें। तो चलिए
फिर हम कल अगले टॉपिक के साथ हिंदी में मिलते हैं, और अगला टॉपिक कल का हमारा वाक्य होगा। और आप जाते जाते लाइक ज़रूर करके जाइए, शेयर ज़रूर करके जाइए। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों।